नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बॉडी 3 दिन बाद एक सेप्टिक टैंक के अंदर मिली है। इसके बाद पूरे भारत के पत्रकारों में गुस्सा है और पत्रकार लगातार इसे पत्रकारिता की कब्र कह रहे हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन्होंने 29 लोगों को टिकटें दी हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारा है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी सिंह के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दी गई है। खनौरी बॉर्डर पर आज किसानों की बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास किसान शामिल रहे। इस महापंचायत को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ से हम सब जीत कर जाएंगे। उनकी भूख हड़ताल को आज 40 दिन पूरे हो रहे हैं। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस पार्टी का नाम होगा श्रोमणी अकाली दल आनंदपुर साहिब। 14 जनवरी को माघी के मेले में श्री मुक्तसर साहिब में इस पार्टी की घोषणा की जा सकती है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर छत्तीसगढ़ से आई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत की खबर। पूरा देश इस मौत से दहल गया और सारे पत्रकार भाईचारे में इस मौत को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। नए साल को आधी रात जब हम 1 जनवरी को नया साल बना रहे थे, उसी टाइम मुकेश चंद्राकर को वहाँ के एक लोकल ठेकेदार ने अपने फार्म हाउस पे बुलाया और वहाँ पर उसको पीट पीट कर मार दिया। उसके बाद अपने जो बाथरूम का जो सेफ्टी टैंक होता है उसमें मुकेश चंद्राकर को चिनवा दिया। 3 जनवरी यानी कि कल जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस समय उनकी मौत का खुलासा हुआ है। मुकेश चंद्राकर का शव उस सेप्टिक टैंक से निकाला गया है। मुल्क भर में पत्रकारों का कहना है कि असल में ठेकेदारों ने मुकेश चंद्राकर का शव नहीं बल्कि पत्रकारिता को चिनवाया था। आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर पिछले 11 साल से पत्रकारिता कर रहे थे और वो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में, जहां पे माओवादियों का बड़ा आंदोलन है, नक्सलियों का बड़ा आंदोलन है, वहां पर वो लगातार खबरें करते थे। बस्तर जंक्शन नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। इसके अलावा वो एनडीटीवी में बतौर फ्रीलांस भी काम करते थे, बतौर स्ट्रिंगर भी काम करते थे। उन्होंने 24 दिसंबर को एक खबर की थी जिसमें उन्होंने बस्तर में बनी एक सड़क का घोटाला कहीं ना कहीं एक्सपोज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे खराब मटेरियल से सड़क बनाई गई है और उस सड़क को बनाने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसके जो ठेकेदार थे, उसने कहीं ना सुरेश चंद्राकर, उसने कहीं ना कहीं जो मुकेश चंद्राकर थे उनको टारगेट पर ले रखा था और मुकेश को उसने अपने फार्म हाउस पे बुलाया और वहां पर उसको मौत के घाट उतार दिया। पूरी जो पत्रकार बिरादरी वो इससे गुस्सा भी है और गुस्सा होना भी चाहिए। काफ़ी दुखदाई घटना है और अभी तक सिर्फ 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के नाम नहीं बताए हैं। कहा जा रहा है कि कई दिनों से जो मुकेश चंद्राकर थे वो ठेकेदारों के टारगेट पे थे। मुकेश चंद्राकर जान पर खेल कर नक्सली इलाके में लगातार रिपोर्टिंग करते थे और अच्छे रिपोर्टरों में से एक थे। हम सबकी बातें होती थी जो लोग अलग अलग इलाकों में ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और काफ़ी जुनूनी इंसान थे और उनके जाने का बहुत दुख है मुझे। मैं उनकी खबर जब आपको बता रहा हूँ तो मेरे को बहुत अजीब लग रहा है कि मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने एक पत्रकार साथी की मौत की खबर आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो दिल्ली से आई और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 लोगों की इस लिस्ट में बीजेपी ने बड़े चेहरों के ऊपर दांव खेला है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारा है, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। पहले 2 बार वे सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया था। अब उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एमएलए-शिप लड़ाई जा रही है, यानी कि विधायकी लड़ाई जा रही है और नई दिल्ली से ये पर्चा भरेंगे। और इसके अलावा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अतिशी सिंह, उनके खिलाफ भी बीजेपी ने बड़ा हेवीवेट कैंडिडेट उतारा है, वो है रमेश बिधूड़ी।
रमेश बिधूड़ी भी सांसद रहे हैं और दिल्ली में गुर्जरों के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका सांसदी में टिकट काट दिया गया था। वे साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ते रहे हैं और उनका टिकट इसलिए भी काटा गया था क्योंकि उन्होंने संसद भवन में जो बसपा के सांसद थे दानिश अली, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया था, उनको बहुत गाली गलौज की थी और वो ऐसे शब्द उन्होंने बोले थे मुसलमानों के लिए कि मैं अब कैमरा पे बोल भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को आतिशी सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है और कालका सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने उनके खिलाफ अलकलांबा को उतारा है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, यानी कि जो संदीप दीक्षित हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तक सिर्फ 29 टिकटें बीजेपी ने दी हैं। आम आदमी पार्टी तो लगभग हर सीट पे कहीं ना कहीं उम्मीदवार अनाउंस कर चुकी है। कांग्रेस भी मोस्टली सीटों पे टिकट दे चुकी है। हालांकि अभी तक दिल्ली का चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि फरवरी माह में ये चुनाव होने वाला है और कुछ दिन के अंदर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शायद 12 या 13 जनवरी के आसपास चुनाव अनाउंस कर देगी और चुनाव ये माने जा रहे हैं कि फरवरी के मिड में या फिर फरवरी के लास्ट वीक में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर चादर भेजी है और उसको लेकर विवाद हो रहा है। एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग अजमेर शरीफ दरगाह को खोदने की बात करते हैं और वहीं पर अब नरेंद्र मोदी चादर भेज रहे हैं। जो आरएसएस के जो लोग हैं उनके जो संगठन कोर्ट में जा रहे हैं और वहां पर खुदाई करने की बात कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, दरगाह नहीं है, ये कब्रिस्तान नहीं है। प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों पर रोक लग सकती है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ उनके संगठन के लोग उन दरगाहों को, उन मस्जिदों को खोदने की बात कह रहे हैं और वहाँ पर हिंदू मंदिर होने की बातें कह रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा उन्होंने हमला बोला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो खनौरी बॉर्डर से आई। आज खनौरी बॉर्डर पर किसानों की बड़ी महापंचायत थी। तकरीबन 1 लाख के आसपास किसान इस महापंचायत में पहुंचे। इस महापंचायत का उद्देश्य खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को ज़्यादा मजबूत बनाना था, ज़्यादा लोगों का जुटान करना था। और आज जगजीत सिंह डल्लेवाल भी अपने स्ट्रेचर पर इस महापंचायत में मौजूद थे। उन्होंने स्ट्रेचर से भाषण भी दिया। तकरीबन 8.5 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और उसमें जो मेन बात थी उसमें एक सबसे पहली बात तो यही थी कि उन्होंने एक तो यही बात की कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, यानी रब की मर्जी से हो रहा है और रब की मर्जी से ही उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा, ये जो रब है वो लड़ रहा है। सिर्फ एक शरीर दिख रहा है लड़ाई लड़ते, ये ऊपर वाले की मर्जी है। जिसे रब चाहता है उसे ही मनुष्य का शरीर देता है, उसी की मर्जी से हो रहा है जो हो रहा है। मोर्चा तो हम जीतेंगे ही। पुलिस ने मुझे यहाँ से उठाने का प्रयास किया है। जब लोगों को पता चला, पंजाब हरियाणा से सैकड़ों नौजवान हमारे पास पहुंचे और मोर्चा संभाला। आज जो लोग मोर्चे पर पहुंचे हैं यह सिर्फ ऊपर वाले की कृपया है। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, हम मोर्चा जीत कर रहेंगे। उन्होंने किसानों की आत्महत्या को लेकर बात भी कही। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसानों की आत्महत्या पर अंकुश जरूरी है। किसानों की जो सुसाइड की घटनाएं हैं वो तकरीबन जो सरकारी आंकड़ा है वो तो 4 लाख किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा है, लेकिन असल में ये आंकड़ा 7 लाख से ज़्यादा किसानों का है। 7 लाख से ज़्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। मेरी किसानों से अपील है कि बड़ी संख्या में आगे आएँ जिससे आंदोलन को बल मिल सके। इसके अलावा पंजाब जो सरकार है उन्होंने आज लेटर भी लिखा है। पंजाब सरकार की ओर से केंद्र को एक लेटर लिखा गया है। इसमें केंद्र सरकार से अपील की गई है कि किसानों का आंदोलन और डल्लेवाल का अनशन खत्म कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही 20 दिसंबर 2024 को गुरमीत सिंह खुड्डियाँ, पंजाब के खेती बाड़ी मंत्री, वो भी सेंट्रल खेती बाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिख चुके हैं और उन्होंने कहा कि किसानों के जो आंदोलन की मांगे मानकर आंदोलन को खत्म करवाया जाए। एक महापंचायत आज और हुई, वो हुई टोहाना में। ये संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत थी जिसमें ज़्यादातर जो किसान थे वो उग्राहा के थे, बीकेयू उग्राहा के। और इसमें मोटा मोटा जो आज जो टोहाना से जो निकल कर आया वो राकेश टिकैत की जो बड़बोलापन है
वो निकल कर आया। राकेश टिकैत ने कहा कि जो ये आंदोलन हो रहा है शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे डल्लेवाल औरों का जो आंदोलन है उसको सरकार करवा रही है, उन्होंने ऐसा कहा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते बंद करने से सिखों को नुकसान हो रहा है। ये इस किस्म की बातें आज राकेश टिकैत ने कही है। मुझे लगता है कि उन्होंने बड़े डबल मीनिंग जो बातचीत कही है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं उनकी जो साख है वो तो गिरी है। एक हिसाब से सरकारी भाषा वो लगातार बोल रहे हैं। एसकेएम लगातार जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज एक खबर इन दोनों महापंचायतों से एक दुखदाई खबर ये भी आई कि आज पंजाब में किसानों से भरी 2 बसों का एक्सीडेंट हुआ। एक तो जो टोहाना जा रही थी एसकेएम की महापंचायत में, उसमें 3 महिलाओं की मौत हुई है और तकरीबन 22-23 किसान उसमें घायल हुए हैं। ऐसे ही एक बस जो बरनाला से खनौरी बॉर्डर पर जा रही थी जगजीत सिंह डल्लेवाल की पंचायत में, वो भी आज एक्सीडेंट हुई है और उसमें तकरीबन 7-8 किसान घायल हुए हैं। तो ये 2 बसें हुई जिसमें 3 महिला किसानों की जो मौत हुई हैं उसको लेकर काफ़ी दुखद घटना है और मुझे लगा कि ये भी बताया जाए। और हमारे मैं चाहूँगा कि जो जिन किसानों की मौत हुई, जिन 3 महिला किसानों की मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। और बड़ी दुखदाई खबर थी जब पंचायतें चल रही थी तब ये खबर आई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था। हरियाणा, पंजाब, पूरे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा कोहरा चल रहा है। बहुत सारे ट्रेन्स, बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं वो भी रद्द हो चुकी हैं और बहुत कम विजिबिलिटी थी। उस कम विजिबिलिटी में किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो जब वो मूव कर रहे थे, जब बस में जा रहे थे, तो तब ये 2 हादसे हुए हैं। दोनों में जो मेन कारण है वो ट्रक का ही निकल के आया है। ट्रक कोई रोड पे छोड़ गया बंद करके और उसकी लाइटें भी नहीं जल रही थी, इसलिए कम विजिबिलिटी के कारण, लाइटें ना जलने के कारण ट्रक में जाके पीछे से बसें लगी हैं। तो ये एक मेन कारण है। इसके अलावा आज जो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी थी उसको बीकेयू उग्राहा के लोगों से मिलना था, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई है क्योंकि बीकेयू उग्राहा ने भी अब स्टैंड लिया है कि वे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये एक अपडेट थी, मुझे लगा कि ये भी आप तक मैं पहुंचा दूं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो आज मनमोहन सिंह को पंच रत्न दिए जाने की बात को लेकर है। जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, उन्होंने एक लेटर लिख के श्री अकाल तख्त साहिब से दरख्वास्त की है कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पंच रत्न दिया जाए। और राजा वड़िंग ने कहा है कि क्योंकि जो डॉक्टर सिंह ने न केवल 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए संसद में माफ़ी मांगी, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही किसानों के 60,000 करोड़ रुपए की ऋण माफ़ी, पंजाब के विकास के लिए धनावंटन और ऐतिहासिक गुरुद्वारों के संरक्षण के प्रयास किए। इसलिए उनको ये बात कही जा रही है। करतारपुर कॉरिडोर जैसे कदमों की सराहना की है और इसके ये कारण है कि उनको पंच रत्न दिया जाए। पर मुझे लगता है कि जो आदमी अपील कर रहा है पंच रत्न देने की, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। राजा वड़िंग, आप सबको पता है कि कमलनाथ की स्टेज पे कैसे क्लीन चिट देते हुए रो पड़ा था कि नहीं, कमलनाथ जी का तो देखो कोई हाथ नहीं था सिख दंगों में, सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए उसमें कोई हाथ नहीं था। तो एक ये तो जो जिन्होंने सिखों को टायर डाल डाल के जलाया, उन आदमियों के स्टेज पे जाके तो उनको तो एक क्लीन चिट देता फिरता है, ऊपर से ये ऐसी चिट्ठी लिख रहा है। मुझे लगता है कि इस आदमी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और फिर ये ऐसी चीज़ें कर रहा है। अगर कोई क्रेडिबल सिख ये चीज़ करता तो भी समझ में आती, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट के वास्ते ही राजा वड़िंग ने किया है। राजा वड़िंग तो टी शर्ट पहन के भी घूमता है कि इंदिरा गांधी मेरी मम्मी है। तो वो मुझे लगता है कि मेरे को लगता है कि ये बहुत ख़राब संदेश है और ख़राब आदमी ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। स्टार डस्ट टू फॉल एक जो लाइन होती है कि अपने ऊपर स्टार डस्ट गिरवाने के लिए ये आदमी ने काम किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो श्रोमणी अकाली दल आनंदपुर साहिब नई पार्टी बनने जा रही है, इसको लेकर है। और ये पार्टी बनाने जा रहे हैं खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा। और इस पार्टी की अनाउंसमेंट 14 जनवरी को माघी के मेले पर हो सकती है। इसको लेकर
जो अमृतपाल सिंह के पिताजी हैं वो भी अलग अलग जगह पे जाके लगातार बातें रख रहे हैं, लगातार लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और जो सरबजीत सिंह खालसा हैं वो भी शहर दर शहर जाके कह रहे हैं कि 14 जनवरी को जो माघी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके ऊपर हम सबको फोकस करना चाहिए और उसमें सभी सिखों को शामिल होना चाहिए, और इसके लिए वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। और पार्टी की जो बातचीत है, क्योंकि मेरे को पता है कि अमृतपाल सिंह के पिताजी और सरबजीत सिंह खालसा दोनों बहुत तेज लोग नहीं हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी की अनाउंसमेंट, पार्टी के नाम की अनाउंसमेंट ये 14 जनवरी को ही करेंगे, लेकिन पत्रकार बहुत शार्प हैं और पत्रकारों ने एक हिसाब से सवाल दोनों सीधे साधे लोगों के मुंह में डाल डाल के पार्टी का नाम निकलवा लिया है। और उन दोनों ने कहीं ना कहीं पार्टी की बात कह दी है कि श्रोमणी अकाली दल आनंदपुर साहिब होगा। और कहीं ना कहीं जो माघी मेले की जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत बड़ी होने जा रही है। उसका रीजन ये, वैसे तो जो पंथक पॉलिटिक्स है खासकर इलेक्टोरल, वो अब कई धड़ों में बटी आपको दिखेगी। श्रोमणी अकाली दल की जो कहीं ना कहीं अपा कहिए कि अपा कहें कि जो बड़ी वहाँ पर कॉन्फ्रेंस है वो भी देखने को मिलेगी, बड़ा कन्वेंशन देखने को मिलेगा। और अब जो अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा दोनों जो सांसद हैं उन्होंने भी पार्टी का अनाउंसमेंट कर दी, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है। तो देखना होगा कि किन की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ज़्यादा भीड़ जुटेगी, किस किस्म का रिस्पॉन्स दोनों श्रोमणी अकाली दल को मिलेगा। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर भी है, श्रोमणी अकाली दल अब आनंदपुर साहिब होगा, श्रोमणी अकाली दल जो कि ऑफिशियल है वो भी हैं। तो एक हिसाब से कई किस्म के कई तरह के जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पंथक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अब आपको देखने को मिलेगी। और जो एक रेस्टलेसनेस है पंजाबी सिख में, उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश श्रोमणी अकाली दल आनंदपुर साहिब करेगा। तो देखना होगा कि वो किस किस्म से उस रेस्टलेसनेस को हैंडल करते हैं, किस किस्म से एड्रेस करते हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के जो 14 जनवरी तक जो पंजाब का इलेक्टोरल माहौल है उसके वो काफ़ी गर्म रहेगा, और खासकर पंथक पॉलिटिक्स के लिहाज से खासा गर्म रहेगा। हम इसको लेकर एक बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, और मैं खुद भी माघी मेले में जाने की कोशिश करूंगा ताकि वहां से आपको कवरेज दिखा सकूं। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएस।